आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा दिवाली बोनस, सरकार ने बताया है गणित। बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया था, जिसके जरिए लोगों को कुल 3,737 करोड़ रुपए का बोनस मिलेगा। अब सवाल यह है कि किसको कितना बोनस मिलेगा। इस पर वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा गणित समझाया है। वित्त मंत्रालय ने गैर उत्पादक लिक्विड बोनस यानी PLB की गणना के लिए 7,000 रुपए की सीमा तय की है। बोनस की गणना इस सीमा के साथ कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपए का बोनस पाने का पात्र होगा। वही वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 30 लाख कर्मचारियों में से अब भारतीय रेल, डाक और रक्षा, EPFO और ESIC समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के यहाँ पर 16.97 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारी शामिल है। इन्हें भी सरकार बोनस दे रही है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर यहाँ पर 2,791 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। वही केंद्र सरकार ने 13.70 लाख कर्मचारियों को बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का ये बोनस सीधा सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में यानी यहाँ पर DBT के जरिए उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि कर्मचारियों को बोनस जल्द ही दिया जाएगा। वही केंद्र सरकार का मानना है कि कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की मांग यहाँ पर बढ़ेगी। दशहरा और दिवाली से पहले SBI ने बदला ATM से कैश निकालने का नियम। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM से कैश निकालने का नया नियम बना दिया है। नए नियम के मुताबिक अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश की निकासी करनी है तो आपको अब OTP की जरूरत होगी, यानी अब आप बिना OTP से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने इस नियमों को पहले ही इस नियम को लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटों के लिए लागू किया जा चुका है। इससे पहले SBI ने 1 अक्टूबर से विदेश पैसे भेजने के नियम यहाँ पर बदले थे। अब ग्राहकों को विदेश में लेन देन के लिए टैक्स चुकाना पड़ेगा, यानी ग्राहकों को विदेश से पैसा भेजने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। SBI ने ट्वीट करके इस नए नियम के बारे में जानकारी दी है। SBI ने यहाँ पर ट्वीट के मुताबिक SBI ने यह कहा है कि ये वन टाइम पासपोर्ट यानी OTP पर आधारित ATM कैश विड्रॉल सुविधा को 24 घंटे लागू करने का फैसला किया है। वर्तमान में इस नियम के मुताबिक OTP प्रक्रिया 8 बजे सुबह से यहाँ पर रात 8 बजे के बीच लागू होती है। इसमें अमाउंट एंटर करने पर OTP स्क्रीन खुल जाती है और वहाँ आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। उसे आपको डालना पड़ता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच ऑनलाइन फ्रॉड मामलों में भी तेजी आई है। इसे ध्यान में रखते हुए SBI ने यह नियम लागू किया है। SBI के मुताबिक ATM फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए देश में यहाँ पर 24 घंटों के लिए OTP आधारित सेवा की शुरुआत की है। नया नियम 18 सितंबर से लागू हो गया है। नए नियम के बाद कैश निकालने के लिए आपको ATM की स्क्रीन पर रकम के साथ साथ OTP का स्क्रीन भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। ग्राहकों को OTP उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद आपको OTP को एंटर करना होगा, अमाउंट डालना होगा। आपको बता दें कि OTP आधारित नगद निकासी की सुविधा केवल SBI ATM पर ही उपलब्ध है। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल कर SBI ATM से निकासी के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल लेकर जरूर साथ जाए। इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP डालने के बाद ही आप 10,000 या उससे अधिक रुपए की निकासी कर पाएंगे। बैंक ने इसको लेकर SMS ग्राहकों को भी भेजा है। महाराष्ट्र में बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार का दिवाली तोहफा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य में बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये राशि दिवाली से पहले दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को यह ऐलान उस वक्त किया गया जब उससे कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने बारिश प्रभावित इलाकों का यहाँ पर जायजा जनमाल की क्षति का जायजा उन्होंने लिया था। वही पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र में करीब 10 जिलों में भारी बारिश के चलते 7 लाख हेक्टेयर में तैयार हो चुकी फसलों को नुकसान हुआ है। इसे मानसून ने संतोषजनक बारिश के बाद किसानों की अच्छी खासी फसल की वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते सोलापुर और कोल्हापुर और उस्मानाबाद, लातूर, बीड़ और औरंगाबाद में भारी बारिश के कारण भारी बारिश ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर कर रख दिया है। उद्धव ठाकरे द्वारा बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों और पशुधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को
अनुमानित नुकसान की समीक्षा करने के बाद कार्यालय से इस राहत पैकेज की घोषणा की है। बाढ़ के बाद राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दौरा भी किया। अपने दौरे के बाद सीएम ने कहा कि किसानों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने जमीनी जायजा लिया था। उन्होंने माना था कि किसानों को बाढ़ के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसानों को यहां पर 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद के बजाय हम इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र से भी ऐसा करने का आग्रह करूंगा। अब तक हमने आपदा प्रभावितों को लगभग 3,800 करोड़ रुपए की मदद की है। सीएम ने कहा है कि समीक्षा बैठक के बाद मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए किसानों और प्रभावित लोगों को 10,000 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया है। भारत में कोरोना एक्टिव केस घटकर 7 लाख से भी हुए कम। 24 घंटों में भारत में आए 54,000 नए मरीज तो 74,000 मरीज हुए हैं ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उससे भी 20% ज्यादा तेजी से कोरोना मरीज ठीक भी हो रहे हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस घटकर अब 7 लाख से भी कम हो गए हैं। अब तक 10 करोड़ लोगों का भारत में कोरोना टेस्ट सैंपल किया जा चुका है। कोरोना वायरस का कुल पॉजिटिव रेट भारत में 7.81% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 3.8% है। कई राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 54,367 भारत में नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। 790 लोगों की कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 63,779 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,61,000 पार पहुंच गई है। इनमें 1,17,306 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या भी भारत में 69,49,000 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 6,95,000 पर आ गई है। वहीं संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 9 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यहाँ पर कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक 22 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल यहाँ पर 10 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 14 लाख सैंपल की टेस्टिंग कर दी गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है। वहीं देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से भी कम एक्टिव केस है। केवल केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामलों में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। वहीं संक्रमितों के हिसाब से, कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। वही रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट भारत में दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.51% हो गई। इसी के साथ भारत में विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी 10% से कम है। इसी के साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में यहाँ पर 90% के आसपास पहुँच चुकी है। वहीं भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। प्याज की कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार हुई है सख्त। जमाखोरी रोकने के लिए लागू किया है नया नियम। पिछले कुछ समय से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। थोक विक्रेताओं के लिए प्याज के स्टॉक लिमिट को यहां पर 25 मीट्रिक टन, खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वही आयातित प्याज पर यह लिमिट लागू नहीं होगी। वही प्याज की कीमत आसमान छू रही है। महानगरों में सेंचुरी ये पार हो चुकी है। वही सप्लाई में आई कमी के कारण कीमतों में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद कीमतों में और यहाँ पर तेजी आएगी। केरल में पिछले सप्ताह प्याज की कीमत यहाँ पर 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम पहुँच गई है, जबकि कई जगह खुदरा दुकानों पर यहाँ प्याज 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। वहीं दक्षिण भारत के दूसरे राज्य कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर में पिछले 1 महीने से ही प्याज की कीमतों में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। बेंगलोर में प्याज फिलहाल 88 रुपए प्रति किलो यह है। आपको बता दें कि 20 सितंबर को इसकी कीमत 22 रुपए किलो थी। वहीं नासिक में प्याज का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट नासिक में है, जिसका नाम लोसलगांव होलसेल मार्केट है। आपको बता दें कि नासिक में पूरे महाराष्ट्र का करीब 60% प्याज उगाया जाता है। हालात तो इतने खराब है कि खुद नासिक में भी रिटेल मार्केट में प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। पुणे के एक कमीशन एजेंट विलास भुजबल के अनुसार 21 अक्टूबर को मुंबई में प्याज 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पुणे में प्याज 100 से 120 रुपए किलो पहुंच चुका है। त्योहारों से पहले सरकार कर सकती है तीसरे राहत पैकेज का ऐलान। रोजगार बढ़ाने पर होगा फोकस। कोविड-19 महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को पुश देने के लिए सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा जल्द कर सकती है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी
के तरुण बजाज के मुताबिक हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र भी किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में तीसरे राहत पैकेज के विकल्प को बंद नहीं किया है। मतलब सरकार के पास एक और राहत पैकेज का विकल्प मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज में सरकार फूड, ट्रेवल्स और टूरिज्म को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद ही दूसरे सेक्टर में रिकवरी हुई है, लेकिन लोग ट्रैवल टूरिज्म के मामले में अभी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसके अलावा सरकार रोजगार के अवसर देने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME पर भी फोकस करेगी। वहीं यहाँ पर तरुण बजाज ने ये भी कहा है कि इन तमाम चीज़ों पर काम सरकार कर रही है। इसके लिए इंडस्ट्री से मिले अलग अलग सुझाव पर सरकार ने अमल यहाँ पर किया है, कम कर रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह की पुस्तक प्राइवेटेड ऑफ पावर, हाफ सेंचुरी ऑफ बाइटिंग एट रिंगसाइड की लॉन्चिंग के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने एक और प्रोत्साहन पैकेज के विकल्प को बंद नहीं किया है। विभिन्न सेक्टर के सुझाव आने के बाद हमने मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बैठकर हम काम करते हैं और एक अंतिम फैसला करते हैं। हर समय जब हमने एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, वह काफ़ी विचार विमर्श और सोच विचार के बाद ही जारी किया गया है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान फूड, ट्रेवल्स और टूरिज्म सेक्टर को हुआ है, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 46,775 करोड़ रुपए पैकेज की यहाँ पर घोषणा की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए उपभोक्ता पूंजी व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत का प्रोत्साहन भी शामिल है। इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में कोरोना की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा के बाद गत मई में सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी।